सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं सोशल साइंस की श्रृंखला में सिविक्स का फर्स्ट लेसन अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी लेके आती हूँ। लेकिन लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि सिविक्स क्या होता है। आप सब के लिए ये बिल्कुल अजूबा सा लग रहा होगा कि सिविक्स क्या है। तो सिविक्स इज द स्टडी ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन ऑफ ए सोसाइटी। हम लोग एक समाज में रहते हैं, हम सब लोगों को मिलकर एक समाज बनता है और उस समाज में हमने कुछ मापदंड बनाए हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे। हमें उस मापदंड के अनुसार ही चलना पड़ता है। तो इसी समाज के इसी मापदंड को ही हम सिविक्स कहते हैं। मतलब समाज के नियम, जिससे कि हमारा समाज सुचारू रूप से चल सके, इसी को सिविक्स कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन। डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी या विविधता। हम सभी एक समाज में रहते हैं। यहाँ हमारा रंग रूप, खान पान, बोली और पहनावा सब एक दूसरे से अलग है। आपने अपने क्लासरूम में भी देखा होगा कि आपके सारे दोस्त जो है अलग है एक दूसरे से, सबका अपना अलग इंटरेस्ट है। अलग ड्रेस तो एक है, लेकिन सबकी पसंद अलग है, खान पान अलग है, लैंग्वेजेस अलग है। तो इन सब को समझने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, समीर 1 और 2 की। ट्रैफिक सिग्नल पर दो बच्चे मिलते हैं। एक इंग्लिश न्यूज़पेपर बेच रहा होता है और दूसरा बच्चा साइकिल पर है। जो अखबार वाला बच्चा है वो साइकिल वाले बच्चे के पास जाता है और उससे इंग्लिश न्यूज़पेपर लेने की बात कहता है, तो वो बच्चा उससे हिंदी न्यूज़पेपर मांगता है। वो पहला वाला बच्चा जो अखबार बेच रहता है वो सरप्राइज हो जाता है। तब तक सिग्नल की लाइट ग्रीन हो जाती है और वो साइकिल वाला बच्चा चला जाता है। दूसरे दिन वो फिर मिलते हैं और वो बड़ा आश्चर्य से पूछता है कि आपको हिंदी आती है। वो बोला हाँ, हिंदी मेरा एक सब्जेक्ट है। तो पहले वाला बच्चा उसको अखबार देते हुए बोलता है ये सब्जेक्ट क्या होता है। उसे पता ही नहीं कि सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि वो स्कूल नहीं जाता है। तो साइकिल पर वाला बच्चा बोलता है सब्जेक्ट वो होता है जो हमें स्कूल में पढ़ाते हैं। फिर वही होता है, सिग्नल जो है उसका रंग चेंज होता है और वो बच्चा फिर आगे बढ़ जाता है। उसके बाद फिर दूसरे दिन वो लोग मिलते हैं और उससे वो साइकिल वाला बच्चा पूछता है कि क्या तुम कभी स्कूल गए हो। वह बताता है कि नहीं, मैं बचपन से ही अखबार बेच रहा हूँ। पहले मैं अपनी माँ के साथ आता था, अब अकेले ही आता हूँ। साइकिल वाला उस बच्चा उससे पूछता है कि तुम्हारी माँ कहाँ है। तभी ट्रैफिक लाइट चेंज हो जाती है और वो साइकिल वाला बच्चा आगे बढ़ जाता है। तभी पीछे से आवाज़ आती है जो कि उस न्यूज़पेपर बेचने वाले लड़की की होती है। वो कहता है मेरी माँ मेरठ में है। दूसरे दिन फिर दोनों सेम वही जगह पे मिलते हैं। अखबार वाला लड़का बताता है कि मेरा नाम समीर है। साइकिल वाला लड़का भी बोलता है कि मेरा नाम भी समीर है, जो भगवान हनुमान जी के पिता का दूसरा नाम है। फिर अखबार वाला लड़का उससे कहता है तो ठीक है, आप समीर 1 है और मैं समीर 2 हूँ। इसके बाद फिर दोनों ट्रैफिक की लाइट चेंज होती है और फिर दोनों अपने अपने रास्ते आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद फिर जब वो दूसरा दिन वो साइकिल वाला लड़का उस अखबार वाले बच्चे से मिलता है तो वो देखता है कि वो थोड़ा उदास है और वो बहुत ही उदासी में उसे बताता है कि मेरठ में दंगे हो गए हैं, मुझे बड़ी चिंता हो रही है। इसके बाद समीर 1 को समीर 2 कभी नहीं मिलता है। वो भी पता नहीं उसका वो दोस्त जिसका पता वो इंग्लिश और हिंदी के न्यूज़पेपरों में ढूंढता नहीं मिलता है। दोनों फिर कभी नहीं मिलते हैं और कहानी यही खत्म हो जाती है। इस तरह इस कहानी से हमने डाइवर्सिटी को रिलेट किया है, क्योंकि एक नाम होने के बावजूद दोनों में काफ़ी विभिन्नताएं रहती है। जहाँ समीर 1 जो है स्कूल जाता है, समीर 2 स्कूल नहीं जाता है। समीर 1 जो है हिंदू है, समीर 2 जो है मुसलमान है। समीर 1 अमीर है और समीर 2 जो है वो गरीब है। तो इस कहानी से एक और चीज उभर कर आती है, वो है आर्थिक असमानता, जिसको हम इनइक्वलिटी कहते हैं, जो हमारे समाज में आज भी है। आपने देखा होगा कि कई लोगों के पास बहुत रिसोर्सेस होते हैं, अपॉर्चुनिटी होती है, जैसा समीर 1 के पास है। वो स्कूल जा रहा है, पढ़ रहा है और आगे चलकर एक अच्छा सिटीजन भी बनेगा, अमीर बनेगा। जबकि समीर 2 के पास ऐसा कोई भी रिसोर्स नहीं है। तो ये हमारी आर्थिक असमानता को दर्शाता है, जो कि आज भी हमारे समाज में एक बहुत बड़ी खाई के रूप में है।
दूसरी चीज जो इस कहानी से एक और उभर कर आती है, कास्ट सिस्टम, जो आज भी हमारे समाज को खोखला कर रहा है। कास्ट सिस्टम का मतलब होता है कि मान लीजिए एक बच्चा के पिता जो है कुम्हार है, तो फिर उस बच्चे को भी अपने पिता का ही प्रोफेशन को अपनाना पड़ेगा और उसे भी कुम्हार ही बनना पड़ेगा। मान लीजिए आदमी मोची है तो उसका बच्चा भी मोची ही बनेगा। तो यही कास्ट सिस्टम है जो कि धीरे धीरे अब हमारे समाज से खत्म हो रही है। व्हाट डज डाइवर्सिटी एड टू आवर लाइफ्स? डाइवर्सिटी हमारे जीवन में क्या जोड़ती है? समीर, एक और दो की तरह आपके भी कई दोस्त होंगे जो आपसे अलग होंगे, उनकी हर एक चीज आपसे अलग होगी, उनका पहनावा, खान पान, जो फेस्टिवल वो मनाते हैं, वो परंपराएं, रिचुअल, सब कुछ अलग होगा। यहाँ तक कि सबके शौक भी अलग होते हैं। ठीक इसी तरह इंडिया में भी डाइवर्सिटी है। ये हमारा देश ही विभिन्नताओं का देश कहा जाता है। यहाँ विभिन्न तरह के भाषा बोली जाती है। जी हाँ, लगभग कहा जाता है कि इंडिया में 100 से ज़्यादा तरह की भाषाएं बोली जाती है। विभिन्न तरह के भोजन मिलते हैं। अगर आप साउथ में चल जाइए तो आपको इडली डोसा भी मिलेगा और नॉर्थ की तरफ आपको वही चावल दाल रोटी मिलता है। विभिन्न तरह के त्योहार हम मनाते हैं। अगर हम आज दीपावली मनाते हैं तो कल ईद भी मनाते हैं। तो इस तरह हर एक चीज में अलगाव है, विभिन्नता है। लेकिन अगर आप गंभीरता से इन सब चीजों पे मंथन करेंगे तो आपको फिर भी उन सब के बीच में एक समानता दिखेगी, बस हमारे मनाने का तरीका अलग है। चलिए हम भारत के मानचित्र पर इन दो राज्यों को, जिनकी भौगोलिक स्थिति बिल्कुल अलग है, कुछ तीन केंद्र बिंदुओं पर विचार करेंगे। पहला भोजन, दूसरा पहनावा और तीसरा जीवन यापन के साधन। तो सबसे पहले हम लद्दाख के बारे में बात करते हैं। लद्दाख के बारे में आपने अपनी पिछली कक्षा ईवीएस में पढ़ा होगा। बहुत इंटरेस्टिंग सा लेसन था, ए शेल्टर सो हाई। गौरव जानी की वो यात्रा आपको याद होगी। उसमें लद्दाख के बारे में काफी कुछ बताया गया था कि ये एक ठंडा रेगिस्तान है, ये जो पहाड़ों पर स्थित है। ये ठीक जम्मू कश्मीर के पूर्व में स्थित है। यहाँ पर बहुत डेजर्ट होने के कारण ये भी है कि यहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है, खेती बाड़ी, जिसकी वजह से खेती बाड़ी भी कम होती है। लगभग सालों भर ये क्षेत्र जो है बर्फ से ढका रहता है। गर्मियों में ये बर्फ पिघलती है, जिसके कारण यहाँ के लोगों को पीने का पानी मिलता है। यहाँ के लोग भेड़ बकरियां पालते हैं। यहाँ की बकरियों से एक विशेष प्रकार का ऊन निकाला जाता है और जिसको पश्मीना कहते हैं। इससे एक बहुत महंगी और गर्म शॉल बनाई जाती है। तो इसलिए यहाँ के लोग जो है इस ऊन को बहुत ही सावधानी पूर्वक निकालते हैं और फिर इसे ये कश्मीर के बाजारों में जाकर इस ऊन को बेच देते हैं और कश्मीर में फिर इस ऊन से शॉल को बनाया जाता है। आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे, ये जो महिला है ये उसी ऊन से शॉल को बनाने का कार्य कर रही है। ये बहुत महीन होता है और जिसके कारण ये काफ़ी गर्म और काफ़ी हल्की होती है। इस शॉल को बनाने में काफ़ी कुछ समय लगता है, लगभग 1.5 साल यानी 18 महीने लगते हैं इस शॉल को बनाने में। और सबसे बड़ी बात है कि इस शॉल की विदेशों में भी काफ़ी डिमांड होती है, जिसकी वजह से ये बहुत महंगी होती है। तो यहाँ के लोग, ये तो मैंने यहाँ के लोगों के जीविका यापन का साधन बताया। यहाँ के लोगों के खान पान के बारे में जानते हैं। यहाँ के लोग खेती बाड़ी नहीं होने के कारण यहाँ के लोगों का मेन जो भोजन है वो मांस है या दूध से बनी चीजें ये लोग यूज करते हैं, जैसे कि चीज, बटर। प्रत्येक परिवार के पास अपनी बकरियां, गाय और याक जो होता है वो होती है। लद्दाख को एक अच्छा व्यापारिक रास्ता माना जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे दर्रे होते हैं जिसको आप पास बोलते हैं। तो यहाँ जो व्यापारियों का कारवां था वो यहाँ से होकर गुजरता था। इसी रास्ते से होकर ये लोग तिब्बत जाते थे और इन व्यापारी क्या चीज लेकर अपने साथ जाते थे? कपड़े, मसाले, कच्चा रेशम और कालीन को लेकर ये लोग चलते थे। मतलब इन सब चीजों का वहां पर बिजनेस होता था। बौद्ध धर्म लद्दाख से होकर ही तिब्बत पहुंचा था, इसलिए इसे छोटा तिब्बत भी कहते हैं। लगभग 400 साल पहले यहाँ पे इस्लाम धर्म का भी प्रसार हुआ था।
इसलिए इस जगह पे एक बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी भी पाई जाती है। तिब्बती ग्रंथ जो है वहाँ का केसर सागा, उसको यहाँ के लोकल लैंग्वेज में मुस्लिम और बौद्ध दोनों गाते हैं। तो अब इसके बाद मैं केरला के बारे में बताऊंगी। केरला भारत के दक्षिण पश्चिम हिस्से में अवस्थित है। ये समुद्रों और पहाड़ों से घिरा होने के कारण बहुत ही खूबसूरत जगह है। इन्हीं पहाड़ों पर मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, दालचीनी इत्यादि की खेती होती है। इसलिए ये क्षेत्र जो है व्यापारियों का आकर्षण का केंद्र है। यहूदी और अरब व्यापारी सबसे पहले यहाँ पर आए थे। आपने अगर इतिहास में मैंने बताया था इब्न बतूता के बारे में, तो इब्न बतूता भी सबसे पहले यहाँ आया था और इसने अपने जो ट्रैवल जर्नी के बारे में, जिस यात्रा वृत्तांत जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें इस क्षेत्र का वर्णन किया है और बताया है कि यहाँ की मुस्लिम आबादी को बहुत अच्छी नज़रों से देखा जाता था। इसके बाद आपने वास्को डी गामा का भी नाम सुना होगा, जिसने इंडिया की खोज की थी, मतलब इंडिया के सी रूट की खोज की थी। वो भी सबसे पहले इसी केरल के तट पर ही आया था। तो यहाँ अरब और यहूदी व्यापारी होने के कारण ये धर्म तो यहाँ पर था। और लगभग 2000 साल पहले एपिस्टल ऑफ क्रिस्ट सेंट थॉमस यहाँ पर आए थे, जिसके कारण यहाँ पे ईसाई धर्म का भी प्रचार हुआ। तो इस तरह यहाँ यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू और बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं। यहाँ के मछली पकड़ने वाला जाल, जिसे चीन के मछली पकड़ने वाले जाल से जो काफी मिलता जुलता है, और इसे चीना वेला कहा जाता है। यहाँ की उपजाऊ मिट्टी जो है, चीना वेला चीना जो शब्द है ये चाइना से होने के कारण इस लोग मानते हैं कि ये चीज जो है ये चीना से आया है। इवन जो मछली फ्राई करने की इनका बर्तन होता है जिसे ये चीना पेटी कहते हैं, ये भी उसी चीना शब्द यानी चीनी शब्द से ही बना हुआ है। यहाँ की जो जलवायु है वो मछली तो मैंने जैसे बताया कि आपने फिशिंग नेट को देख रहे हैं। यहाँ की जलवायु जो है चावल की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त है। यहाँ की मिट्टी काफ़ी उपजाऊ होती है, जिसके कारण ये खेती बहुत होता है। तो यहाँ के लोगों का जो मुख्य भोजन है वो चावल, मछली और सब्जियां हैं। इस तरह ये दोनों राज्य आप देख रहे होंगे, दोनों की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, भौगोलिक स्थिति है, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, लेकिन दोनों का इतिहास एक जैसा है। दोनों ही राज्य पर आप देख रहे होंगे अरब और चीनी व्यापारियों का प्रभाव स्पष्ट झलकता है। केरल की भौगोलिक स्थिति के कारण यहाँ पर मसाले मिलते हैं, जिसके कारण यहाँ पे भी व्यापारी आते थे। लद्दाख में ऊन मिलता था, जिसकी वजह से भी वहाँ पे ये व्यापार फैला फूला है। इस तरह इस दोनों स्थानों पर व्यापारियों की आवाजाही लगी रहती है। इसलिए यहाँ के इतिहास और भूगोल ने यहाँ की सांस्कृतिक जीवन को बांध कर रखा है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, भारत की विभिन्नता को अगर हम इसकी शक्ति कहें तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। जब भारत पर ब्रिटिश शासन था तो सभी धर्म के स्त्री पुरुषों ने मिलकर प्रोटेस्ट किया था, उनके खिलाफ आवाज उठाई थी। भारतीयों का मैंने जैसे पहले भी बताया कि हम सब एक दूसरे से देखने में, अपने धर्म में सब कुछ अलग है। तो इसलिए ब्रिटिश ने सोचा कि अगर हमें यहाँ पर राज करना है तो हमें इन दोनों की जो एकता है उनको तोड़ना होगा। इसलिए इन्होंने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी चलाई थी, फूट डालो राज करो। इसलिए इन्होंने आप लोगों को धर्म के नाम पर लोगों को अलग करना सीखा। आप पहले इतिहास के बाद के लेसनों में पढ़ेंगे कि इन लोगों ने मुसलमानों को कुछ ज़्यादा फैसिलिटी दे दी जिससे कि हिंदू नाराज हो जाए। तो इसलिए ब्रिटिश ने तो ऐसा किया, लेकिन उन लोगों ने हमारी जड़ों को खोखला नहीं कर पाए, हमें अलग नहीं कर पाए। 1857 का जो रिवॉल्ट था उसमें हिंदू मुस्लिम दोनों ने साथ मिलकर ब्रिटिश का सामना किया था। तो हम देख सकते हैं कि हिंदू और मुस्लिम की भले ही हर चीज अलग थी, हर भाषा हर धर्म के लोग अलग होने के बावजूद भी एक सूत्र में, एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। स्वतंत्रता संग्राम के समय में जो गाने गाए गए थे, जो प्रतीक थे, वो आज भी हमारी एकता की पहचान बन चुके हैं। हमारा तिरंगा उस समय भी भारतीयों के विद्रोह का प्रतीक
रह चुका था। इसलिए नेहरू जी ने इस उक्ति को यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विभिन्नता में एकता का प्रयोग किया है। हम भारतीयों के लिए ही किया है। तो चलिए अपनी एकता को हम बरकरार रखते हैं। इसके साथ ही इस लेसन को मैं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। आपको अगर मेरा लेसन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।